देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि शिल्पा शिंदे ने जो किया वो सही है, तो वो तो मैं नहीं कहना चाहती। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है कि शिल्पा शिंदे ने जितना करेज दिखाया है अपनी मिस्टेक को मानने के लिए, सच बोलने के लिए इतने साल बाद, ये कितने लोगों में होता है ऐसा साहस। मर्द को फंसाना बड़ा आसान होता है। यौन शोषण का आरोप लगाओ, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो। 8, 10 साल, 15 साल, 20 साल कोर्ट केसेस में ही पता चलता रहेगा कि कौन सच है कौन झूठा है। वो आप सही कह रहे हो। ये वाला केस हुआ और कल को कोई और लड़की कुछ बोले तो लोग कहीं शिल्पा के साथ उसको रिलेट ना करें कि ये भी शायद गलत हो। कि पापा सूरज जी के बोले कि मालूम है आपको मैंने प्यार किया कि हीरोइन कौन थी सबसे पहले जो हमने सिलेक्ट की थी, तो मैंने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। तो बोलते हैं उपासना। तो सब लोग जितने वहां बैठे, क्या उपासना थी, फिर क्यों नहीं रखा? तो फिर मेरे को आ गया गुस्सा। मैंने कहा आप थे जिन्होंने मुझे रिजेक्ट, आपने मुझे क्यों रिजेक्ट किया? बोलते तुम सलमान खान से लंबी थी। मैंने कहा श्रीदेवी और मेरी हाइट सेम है, वो कर सकती सलमान खान के साथ। तो मुझे लगा कि मैं तो जाके पता नहीं भाग्यश्री को कहीं गालियां ना निकालूं। खैर भाग्यश्री ने बहुत अच्छा काम किया और वो डिजर्व करती थी उस रोल को, लेकिन उससे ज्यादा मैं करती थी। कबूतर जा मैंने गाना था, उसने गा दिया। बताओ, तो उन्होंने कुछ मुझे बोला तो मेरे मुंह से निकला कौन है ये आदमी। अब सलमान खान को उपासना सिंह बोल रही है कौन है ये आदमी। 14 कैमरे, पिन ड्रॉप, साइलेंस। इंडस्ट्री में चर्चा चलती कि आप दोनों के बीच में कुछ खराबी है, कुछ तनाव है, ऐसा कुछ। पता नहीं ये गलत है कि सही है? उपासना में आजकल आप जो 2-3 कंट्रोवर्सी चली उसमें आपके बयान बहुत ज्यादा सुर्खियां में आप एकदम बेधड़क को देखे पंजाबन एकदम खुल के जो बात कह देती है वैसे आई हैं। शिल्पा शिंदे वाले मैटर में आपके बयान बहुत सुर्खियों में चल रहा है। लोग उस पर वीडियोस बना रहे हैं, कुछ लोग शिल्पा शिंदे के सपोर्ट में जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं उधर प्रोड्यूसर के साथ गलत हुआ है। आप किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि शिल्पा शिंदे ने जो किया वो सही है, तो वो तो मैं नहीं कहना चाहती। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है कि शिल्पा शिंदे ने जितना करेज दिखाया है अपनी मिस्टेक को मानने के लिए, सच बोलने के लिए इतने साल बाद, ये कितने लोगों में होता है ऐसा साहस। हम अपनी जिंदगी में सारे लोग कोई ना कोई गलती करते हैं, लेकिन हम उसे कभी भी ये नहीं कहते कि हमने किया। हमारे अंदर वो साहस ही नहीं है। वो लड़की ने, उसके दिल पे बोझ था, उसी चीज का बोझ होता है जो गलत हुआ हो। वो मानती है उसने गलती की है, ठीक है। और अगर अब सारे लोग समाज में ये कहने लग जाएं, एक आदमी कोई भी है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, मैं ये नहीं कहती कि आप उसे बहुत अप्रिशिएट कीजिए कि तूने कमाल कर दिया, उस टाइम तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ताकि तुमने एक इनोसेंट आदमी के ऊपर से वो सारे धब्बे उतार दिए। अगर वो नहीं बोलती तो वो धब्बा लाइफ लॉन्ग उनके ऊपर रहता, ठीक है। लेकिन वो आदमी ने ऐसा किया ही नहीं था, लेकिन अब वो धब्बा मिट गया क्योंकि उसने कह दिया कि मैं झूठी थी, मैंने झूठ बोला है, ये ऐसा। तो क्या आप ऐसा समाज चाहते हो कि जो अपनी गलती कोई भी करे, किसी को मार दे, कोई चोरी कर ले, किसी के ऊपर इल्जाम लगा दे और उसके बाद ना माने? और वो एक आदमी जिसके ऊपर वो इल्जाम लगा है वो जिंदगी भर घुट घुट के यही जीता रहे कि मेरे समाज भी उसको यही कहता रहे कि तुमने किया था ये। या आप ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें लोग करेज करें कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा? तो हमें वैसा समाज चाहिए ताकि वो जिन लोगों के ऊपर इल्जाम लगे वो धुल सके। वक्त तो 9-10 साल लग गया ना। उस आदमी के साथ क्या क्या हुआ होगा, उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ होगा, उसके बच्चों ने किस तरीके से देखा होगा अपने पिता को कि मेरे पिता के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है। वो भी तो एक तरीके से गलत है ना। बिल्कुल, मैं मानती हूँ ये बात गलत हुई और वो गलती बहुत बड़ी है, छोटी भी नहीं है उस गलती को। लेकिन अगर इतना ज्यादा इफेक्ट उनकी फैमिली, प्रोड्यूसर्स की फैमिली पे हुआ था, तो शिल्पा को दोबारा रखते अपने सीरियल में। आप ये, मैं तो कभी भी ना रखती अगर मेरी जिंदगी में इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो। वो सारी सिचुएशन को समझते थे, उनको पता था कि किन हालातों में, कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं
कि आदमी कुछ गलत बोल जाता है, अब हमारा झगड़ा हो जाता है, तो हम कई बार इतना अनाप शनाप बक देते हैं जो कि असल में हम बोलना नहीं चाहते। बाद में हम रियलाइज करते हैं कि मैंने इसको क्यों कह दिया, ये बात यार ये नहीं मुझे कहनी चाहिए थी। हम ऐसा बहुत बार होता है जिंदगी में। माँ और बच्चे की भी कई बार झगड़ा हो जाता है। वो माँ को बोलता है, माँ ये क्या खाना बनाया है, ये नमक इतना डाल दिया है, ये कोई खाना है, घटिया खाना फलाना है। क्या उसमें वो रियलिटी होती है? नहीं होती। वो अगली बार आके सॉरी भी बोल देता है। माँ अपने बच्चे को बोलती है मर जा तू, इतनी कई बार फ्रस्ट्रेशन में होती है, कई बार प्रॉब्लम होती है, गर्मी में काम कर रही है, थकावट है, बीमार है, कुछ है, बोलती मर जा। क्या वो माँ चाहती है वो बच्चा मर जाए? बिल्कुल। वो पहले ही मर जाएगी, उससे पहले कि वो बच्चा मरे उससे पहले माँ खुद मर जाएगी। ठीक है, सिचुएशंस होती हैं, एक ऐसी परिस्थिति होती है जब आदमी उन हालातों में से गुजर रहा होता है। शायद उस टाइम शिल्पा के वो हालात कैसे थे, उसके पास पैसा नहीं था, उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो मांग रही थी अपना पैसा। तो प्रोड्यूसर्स ने उस सिचुएशन को समझा, उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया। मैं उनकी भी तारीफ करूंगी कि वो समझ गए कि उस टाइम में ऐसे हालातों से गुजर रही थी, इस वजह से इसने ऐसा कह दिया होगा जो कि गलत कहा गया। और आज सारी चीजें उनको पता था, उनको तो पता था ना प्रोड्यूसर को कि जो इसने कहा था, मेरे पे इल्जाम लगाया था, वो गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने रखा। उनका दिल देखिए, उनका बड़प्पन देखिए आप। ठीक है, तो हम कौन होते हैं ये जजमेंट देने वाले कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, या तुम पे केस कर देना चाहिए या ऐसा। अगर ये डिसीजन लेना है तो डिसीजन उस आदमी को लेना चाहिए जिसके ऊपर ये घटना हुई है, जिसने शिल्पा के कारण इतनी टॉर्चर सही है या उनकी फैमिली ने सही है, वो डिसीजन लेंगे कि मैं शिल्पा पे केस करूंगा या नहीं। वो तो कर नहीं रहे हैं और वो कुछ कह भी नहीं रहे हैं, और उन्होंने कोई केस नहीं किया, बल्कि उल्टा उसको फिर से काम दिया। तो हर चीज को बहुत सोच के करना चाहिए। ये नहीं होता है कि हम बोले कि अरे हमेशा सच्चाई पे चलो, सच बोलो सच बोलो। एक आदमी बहुत अच्छा है, उसको वो सच बोलता है, लेकिन क्या कभी उसने झूठ बोला ही नहीं अपनी लाइफ में? तो हर चीज होती है, सिर्फ आप इस तरह से जज नहीं कर सकते। लेकिन सोशल मीडिया पे एक डिबेट चली आपके बयान आने के बाद और शिल्पा शिंदे के बयान के आने के बाद कि एक मर्द को फंसाना बड़ा आसान होता है, यौन शोषण का आरोप लगाओ, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो, 8, 10 साल, 15 साल, 20 साल कोर्ट केसेस में ही पता चलता रहेगा कि कौन सच है कौन झूठा है। ये भी एक डिबेट अलग चल रही है। नहीं, वो आप सही कह रहे हो। इस बारे में मैं भी मानूंगी कि अगर ये वाला केस हुआ और कल को कोई और लड़की कुछ बोले तो लोग कहीं शिल्पा के साथ उसको रिलेट ना करें कि ये भी शायद गलत हो सकती है। पर ऐसे तो केसेस लड़कों के साथ ही नहीं होता, लड़कियों के साथ भी होता है। आप उसको एक पहलू नहीं दे सकते कि सिर्फ आदमियों के साथ होता है, औरतों के भी साथ होता है, आदमियों के भी साथ होता है। एक जगह अच्छाई भी होती है, एक जगह बुराई भी होती है। ठीक है, सब कुछ एक ही टाइम में चल रहा होता है। ठीक है, एक आदमी, अगर मैं आपके लिए अच्छी हूँ तो शायद विकास के लिए मैं बुरी होंगी, शायद इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी होंगी कि मैं उसकी माँ हूँ। तो आपको ना हर परिस्थिति को समझते हुए और लोगों को माफ करने का मादा रखना चाहिए, और खास तौर पे उन लोगों को इनकरेज करना चाहिए जिन्होंने अपनी गलती मानी है और जिनकी वजह से किसी और की लाइफ सुधर रही है। कि उसका मैंने बोला आपने मेरे साथ ऐसा किया, और मैं कभी जिंदगी में बोलूं ही नहीं कि आपने मेरे साथ ऐसा नहीं किया था, तो क्या मैं ज्यादा अच्छी हो जाऊंगी क्या? मुझे बोलना, अगर मैंने बोला सच्चाई के साथ कि मैंने उस टाइम जो आपके साथ किया वो गलत किया और उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, तो ये ज्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल। नानक जब इस इंडस्ट्री में पैर कदम बढ़ा रहा है अपने, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं अपने बलबूते पे सारी चीजें आगे करना चाहता हूँ, जैसे आपने खुद किया, क्या टिप्स देते हैं आप? कुछ ऐसा आप पढ़ाते हैं? बस मैं इसको सिर्फ एक ही चीज कहती हूँ कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो उसने कभी मेरा ऐसा साथ नहीं लिया कि मुझे कभी उसने नहीं कहा कि किसी प्रोड्यूसर को फोन करो, किसी डायरेक्टर को फोन करो या मेरे लिए आप रिकमेंड करो, उसने आज तक नहीं कहा, क्योंकि वो अपने बलबूते पे खड़े होना चाहता है। लेकिन क्योंकि वो इंडस्ट्री के किसी आर्टिस्ट का बच्चा है तो इसलिए उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बल्कि जो एक नया आता है, जैसे मैं आई थी, मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं था क्योंकि मेरा कोई इंडस्ट्री में था ही नहीं, तो मेरे लिए कभी कोई गलत कुछ बोल ही नहीं सकता कि इसको तो जो ऐसे काम मिल गया होगा, इसको तो कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। लेकिन इसको लोग कह सकते हैं जबकि वो ऐसा कर नहीं रहा है।
तो वो उसने, मैंने जैसे आपको बोला 14-15 साल उसने डांस सीखा है। वो फ्लाई जोन टाइगर श्रॉफ के जो जहाँ पे फाइट सिखाई जाती है वहाँ मेरे को लगता है 4-5 साल वो फाइट सीख रहा है, सीखी है उसने। वो सब फ्लिप्स वगैरह सब कुछ कर लेता है। एक्टिंग की ऐसी कोई क्लास नहीं है जो उसने अटेंड ना की हो, ऐसी कोई वर्कशॉप नहीं जो ना करता हो। तो इतनी सब मेहनत करने के बाद फिर अगर कभी ऐसा सुनना पड़े तो उसके लिए तो खैर मुझसे भी ज्यादा बड़ा चैलेंज है। मैं तो सिर्फ यही इसको कहूंगी कि तुम मेहनत करते रहो, और मुझे बहुत प्राउड है कि नानक मेरा बेटा है। नानक मैम क्या कहती हैं कि मतलब कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं बनना है या हीरो ही बनना है या डांस में नाम कमाना, मतलब किस तरीके के टिप्स रहते हैं इनके? यार उनका जितना एक्सपीरियंस है ना, उतना मैं आज तक ऐसे किसी इंसान से नहीं मिला जिनके पास मैंने देखा हो इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो। क्योंकि इन दैट टाइम इनके लिए मतलब जो उस टाइम में मनी की वैल्यू भी बहुत होती थी। आपको याद होगा 2 रुपए 10 रुपए भी बहुत ज्यादा माने जाते थे। तो इन्होंने जो हालातों से इन्होंने देखा है, हाउ शी हैज गॉन इनटू द इंडस्ट्री, प्लस अगेन बीइंग अ वुमन, फियरलेस, कमिंग फ्रॉम समवेयर, मतलब वो पंजाब होशियारपुर से आई हुई, इतना उन्होंने अपने आप को आगे तक वो ले गई हैं। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ और मतलब अब जहां पे वो है, अब उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। तो मैं उनकी हर बात सुनता हूँ, हर बात सुन के सोचता हूँ कि मैं इससे सीखूं कुछ, मैं सेम गलतियां ना रिपीट करूं जो मुझे बता रही हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि उनका जो टाइम था वो अलग था, अब जनरेशन बदल गई है। तो वो बहुत जगहों पे मुझे बहुत अच्छी टिप्स देती है, पर मुझे पता है बहुत जगहों पे उनको भी नहीं पता है कि आजकल क्या चल रहा है। जैसे मैं जरूर कहूंगा कि आज अभी इंस्टाग्राम ने नया इंस्टेंट्स निकाला है, थ्रेड्स निकाला है, यूट्यूब शॉर्ट्स निकाला है, तो आई एम प्रिटी श्योर उनको चलो यूट्यूब समझा होगा, मैं बोल रहा हूँ, पर बाकी की चीजें उनको लग रहा होगा पता नहीं क्या बोल रहा है ये भी। सही है। पर मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि द वे आई हैव टू क्रिएट माय वे विल बी अ वेरी डिफरेंट थिंग। इसीलिए मैं ऑल थ्रू आउट इंडिया वर्कशॉप्स लेता हूँ, क्लासेस लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? क्योंकि आई नो दैट पीपल विल कनेक्ट टू मी। वो मेरे को एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन में देखेंगे, वो मुझे देखेंगे ये स्टेज पे कर रहा है कुछ, ये स्टेज से उतर के हमको सिखा रहा है। इतने सारे लोगों के बीच में मैं कहीं भी जाता हूँ, 100 पीपल क्लास, 50 पीपल क्लास, आई गिव दैट पर्सनल टच, ताकि वो आगे जाके बंदा अ वर्ड ऑफ माउथ, सोशल मीडिया का चैलेंज, दे कम, दे कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, और वो लोग मुझे देखें कि मैं कौन हूं और मैं क्या क्या कर सकता हूं, सो दैट कल को अगर कुछ भी एज इन कोई भी अगर फैन पेज भी बन रहा है इंस्टाग्राम पे, कुछ भी हो रहा है, तो दे हैव कंटेंट कि यार ये आया था हमारे शहर, ये हमसे मिला था, इसने हमारे साथ इतना कुछ किया, इसने हमको डांस सिखाया, इसने हम लोग के साथ डांस किया, एंड ही इज पोस्टिंग विद अस आल्सो नाउ। तो आजकल आप जितना लोगों के बीच में जाते हो, आई थिंक दैट इज मोर कंसिडर्ड एज यू मेकिंग अ वे इन दिस एरा, इन दिस जनरेशन। क्योंकि हमने थोड़े टाइम, आई थिंक अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स टुडे आल्सो दे ट्राई टू बी रियल ऑन इंस्टाग्राम, और आप देखोगे जिनके भी मिलियंस में व्यूज जाते हैं वो सबसे ज्यादा रियल कंटेंट डालते हैं, एज इन मतलब रियल लाइफ में वो कर क्या रहे हैं वो अपलोड करते हैं, तो वो लोग वायरल हो जाते हैं। तो बेसिकली इट्स मोर अबाउट रियलिटी देन शोइंग कि यार मैं नेपोटिज्म से आता हूँ, या मैं एक सुपरस्टार का बच्चा हूँ, या फिर यार ये देखो मेरे पास ये सब है, मेरे पास वो सब है। ये उनके साथ कनेक्ट नहीं होता है। मैं अपने चैलेंजेस खुद फेस करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट दैट बैक हैंड, बट आई एम ऑलवेज गोना बी ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरे को इतनी प्यारी मम्मी मिली। मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या है और लोग कैसे देखते हैं उनको। मैं उनको एक तरीके से देखता हूँ जो किसी ने भी नहीं देखा। दैट्स ओनली एक्सेसिबल टू मी, क्योंकि जैसी वो है ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, वो वैसी घर पे भी है। मतलब मैं आज भी उनके साथ बैठ के बातें करता हूँ, मेरे को तो भी हंसी आती है, वो तो भी हंसा देती है मेरे को। पर अगर उनको कभी गुस्सा आ जाए तो मैं पहले ही उठा के अपने जूते लेके भाग जाता हूँ। मुझे पता है क्या होने वाला है मेरे साथ। घर से बाहर? पर हाँ, मतलब पर जैसा मेरे साथ घर पे होगा मुझे पता है वो किसी की भी ऐसी की तैसी फेर सकती है अगर उनको गुस्सा आ जाए, और किसी को भी इतना हंसा देंगी कि यार मतलब दैट्स हर नेचर। नानक तो कैमरे पे बोल रहा है ऐसी की तैसी। मेरी बोले बोलोगे। अच्छा, मैम के कौन से ऐसे 5 काम जो आपको सबसे अभी भी याद आते हैं, सबसे अच्छे लगते हैं? यार मेरा सबसे फेवरेट तो इनका माय फ्रेंड गणेशा में ना इन्होंने गंगू ताई का रोल प्ले किया था। मैं बहुत छोटा था और मेरे को समझ ही नहीं आता था ये मेरी मम्मी है, मेरे को नहीं पता था। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू। और मैं हाँ 10-15 बार वो मूवी देख चुका हूँ,
और मेरे को पता ही नहीं चलता था कि ये तो मम्मी है गंगूदा। एंड आई यूज्ड टू लव दैट बॉन्ड बिटवीन द गर्ल एंड दैट भाई जो घर में काम कर रही है, और वो कितना देखभाल करती थी उनका। तो मेरे को लगता था मेरे को भी ऐसी ही मम्मी चाहिए, और फिर मेरे को रियलाइज होता रही तो मेरी मम्मी है। मैं इसको नहीं पता चलता इसने कितनी बार वो देखी है वीडियो, मतलब लगातार देखता था। खाना भी खाना है तो वो देख रहा है, सोना है तो भी पहले देख रहा है, मतलब वो तो इसका बहुत फेवरेट था। एंड मतलब द बेस्ट कॉमेडी फिल्म शी हैज डन सच अ, जैसे आई थिंक उसमें मुझसे शादी करोगी में, देन जुड़वा में, देन हलचल, हंगामा, आई स्टिल गो बैक एंड वॉच दोस फिल्म्स। इस मतलब कॉमेडी है इसलिए देखता हूँ, पर फिर मेरे को रियलाइज होता है अरे यार इन्होंने भी काम कर रखा है। तो आई थिंक द कॉमिक रोल्स दैट शी हैज डन आर द मोस्ट फेवरेट ऑफ माइन। मेरे को आपको पता है कि मैम सलमान खान की हीरोइन बनने वाली थी, भाग्यश्री की जगह मैंने प्यार किया। ओह यस, सुनिए कहानी, इन्होंने ही सुनाई है मुझे। तो वाक्य मैम क्या था, थोड़ा सा बता सके संक्षेप में। तब मैं वहां पे मैं पढ़ती थी चंडीगढ़ में, और मेरी मौसी चैम्बूर में रहती थी। तो मेरे को क्योंकि बहुत ही ज्यादा शौक था, मैं सबसे बचपन से ही कहती थी मुझे हीरोइन बनना है, हीरोइन बनना है। तो जब मैं बॉम्बे आती थी तो मैं सबसे मिलती थी, प्रोड्यूसर्स से, डायरेक्टर्स से। तो मैं एक बार उनसे मिली राजश्री में, मैं नाम बताती हूँ। नहीं, उनका जो गुप्ता जी अच्छा, जो उनका सारा काम हैंडल करते हैं आज तक। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम फिल्म बना रहे हैं, मैंने प्यार किया, तो मैं आपको सूरज जी से मिलाऊंगा। सूरज जी की भी मेरे ख्याल फर्स्ट ही फिल्म थी। तो वो मुझसे मिले, मैंने उनको बताया कि मैं बचपन से ही काम करती हूँ, थिएटर करती हूँ, मेरा टीवी में भी आता है ये वो। तो वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे, ऐसा कोई ऑडिशन होता नहीं था, उन्होंने बोला ये 2-4 लाइनें उन्होंने मुझे दी, बोलते बोल के दिखाओ। मैंने बोली, बोलते मेरी तरफ से उन्होंने गुप्ता जी को बोला ये लड़की सिलेक्टेड है, तो आप मेरे फादर को मिलवाओ, उनके फादर जो है उनसे मिलवाओ। तो मैं गई उनके पापा से मिलने के लिए। मतलब गुप्ता जी ने ये नहीं बोला मुझे कि तुम सिलेक्टेड हो, उन्होंने बोला कि पापा से मिल लो। तो और फिर गुप्ता जी ने मुझे ना बाद में फोन करके बोला कि सूरज जी की तरफ से तुम सिलेक्ट हो गई हो। तब मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन पे मैं लैंडलाइन नंबर देके गई। उसके बाद मैं पापा से मिली, और फिर मैं बॉम्बे से वापस चली गई पंजाब, बोलते हम बताएंगे। और उसके बाद मुझे कोई कॉल नहीं आया। फिर वो फिल्म बन गई और मैं फिल्म देखने गई। पहले तो मैं गई नहीं इतना टाइम, मुझे बहुत दुख लगा कि ये फिल्म बन गई, मेरे बगैर बन गई, मैं हीरोइन थी इसकी। खैर मैंने किसी को कभी बताया ही नहीं कि मेरे को सिलेक्ट किया था। मैंने कहा इंसल्ट ही होगी ना, ये तो इंसल्टिंग ही है। तब आपको ये बहुत बुरा लगता है कि मैं सिलेक्ट हुई और मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद बहुत साल के बाद मैंने उनके साथ, सूरज जी के साथ फिल्म की, मैं प्रेम की दीवानी हूँ। हम स्विट्जरलैंड शूटिंग कर रहे थे, करीना कपूर, अभिषेक बच्चन और ऋतिक रोशन, जॉनी लीवर जी, और सब हम लोग उसमें काम कर रहे थे। उनके पापा सूरज जी के बोले कि मालूम है आपको हमारी मैंने प्यार किया की हीरोइन कौन थी सबसे पहले जो हमने सिलेक्ट की थी? तो मैंने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। मैंने कहा कुछ ऐसे नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती थी ये मेरा नाम लेंगे। मैंने को लगा कोई और शायद भूली होंगी। तो बोलते हैं उपासना। तो सब लोग जितने वहां बैठे, क्या उपासना थी, फिर क्यों नहीं रखा? तो फिर मेरे को आ गया गुस्सा, जैसा नानक बोलता है ना, मैं मुंह पे बोल देती हूँ। जब मैं आया, मैंने कहा आप थे जिन्होंने मुझे रिजेक्ट। अरे बाप रे, आपने मुझे क्यों रिजेक्ट किया? बोलते तुम सलमान खान से लंबी थी। मैंने कहा श्रीदेवी और मेरी हाइट सेम है, वो कर सकती सलमान खान के साथ काम, तो आप मुझे मतलब बेवकूफ मत बनाओ। फिर बोलते नहीं तुम्हें रख लेता ना तो तुम फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के चली गई होती, जैसे भाग्यश्री ने छोड़ दी। मैंने कहा ये कौन सा, ये क्या एक्सप्लेनेशन, भविष्य देख लिया था उन्होंने। ये क्या एक्सप्लेनेशन हो गया? मैंने कहा मैं शादी ही नहीं करती अगर मेरा इतनी बड़ी हिट हो जाती। तो हर एक आदमी, तो खैर मेरा उनसे वो बहुत हुआ, लेकिन मुझे उस टाइम तो खैर बहुत दुख लगा था। कितने टाइम तो मैंने इतनी अच्छी फिल्म मैंने देखी ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं तो जाके पता नहीं भाग्यश्री को कहीं गालियां ना निकालूं। लेकिन खैर भाग्यश्री ने बहुत अच्छा काम किया और वो डिजर्व करती थी उस रोल को, लेकिन उससे ज्यादा मैं करती थी। सलमान कबूतर जा जा मैंने गाना था, उसने गा दिया, बताओ। सलमान को कभी बोला आपने सलमान करी? नहीं, सलमान को पता तो है इस बारे में। हाँ। लेकिन सलमान के साथ तो मेरे बहुत, मैंने गॉड टू सी ग्रेट हो, मुझसे शादी करोगी, कपिल शर्मा शो में पता नहीं कितनी बार हमने इकट्ठे काम किया। कौन है ये आदमी सलमान खान पे इस मतलब इसीलिए बना था क्योंकि मैं और वो शूट कर रहे थे, और उस टाइम हमें ये नहीं पता होता था कि सामने स्टार क्या बोलने वाला है। हम एक
जो है प्ले जैसा तो बना लेते थे एक वो जो कि ये है बोलना ये, लेकिन स्टार आगे क्या बोलेगा हमें क्या पता, सही बात है, वो क्या बोल देगा एकदम से। इंटरेक्शन उनके साथ क्या होगी। तो उन्होंने कुछ मुझे बोला तो मेरे मुंह से निकला कौन है ये आदमी। अब सलमान खान को उपासना सिंह बोल रही है कौन है ये आदमी, 14 कैमरे, पिन ड्रॉप, साइलेंस, कोई मुझे लगता है कुछ गिरे भी ना तो उसकी आवाज आ जाए, इतनी सुई भी गिरे तो। उनको लगा अब तो सलमान नाराज हो जाएंगे और वो चले जाएंगे और हमारा एपिसोड बीच में ही रह जाएगा और इस बेवकूफ ने मैं कौन है ये आदमी बोल दिया, ऐसा सोच रहे होंगे सब। और सलमान जी ने जो हंसना शुरू किया और वहीं लोटपोट हो गए, सोफे से गिर गए इधर, 4-5 मिनट वो लगातार हंस रहे थे, फिर सब हंस रहे हैं क्योंकि सलमान जी हंस रहे हैं तो सबको लगा ओह थैंक गॉड कुछ ऐसा खराब काम नहीं हुआ है और ऐसा। तो उसके बाद तो फिर वो कौन है ये आदमी, मैंने पता नहीं ऋतिक रोशन से लेके जितने कोई आए वहां पे जो मुझे पसंद नहीं कर रहे कि नहीं तुमसे नहीं हम शादी करेंगे, मैं उसको बोलती कौन है ये आदमी, बड़े बड़े लोगों को सबको, तो वो उसकी टी शर्ट्स बन गई। मेरे पास भी है, मैंने घर में रखी हुई है टी शर्ट्स, उस पर लिखा है कौन है ये आदमी और क्वेश्चन मार्क। और फिर शादी के फ्लर्ट वाला फिर सुनील ग्रोवर ने ज्यादा आगे चलाया फिर। हाँ फिर वो रणवीर कपूर के ऊपर फ्लर्ट करना। हाँ लेकिन सबसे पहले स्टार्ट मैंने ही किया था, इसने मेरी नकल की है। करेक्ट है। कभी आप फिर से आना चाहेंगी नेटफ्लिक्स पे, अभी जो कपिल शर्मा शो चल रहा है या जो अभी फिर से अगर स्टार्ट होना चाहेगा तो? जी जी जरूर, अगर वैसा ही रोल होगा तब, वैसे जैसा रोल मैंने वहां किया था और बहुत बढ़िया रोल बुआ था जी। वो। हाँ हर मतलब लोग अपनी बुआ को भूल के मेरे को ही बुआ ही बोलने लगे थे, कोई बुआ बोलता था उनको उपासना नजर आती थी। तो ये बात होती है रोल में। तो अगर इसी तरह का कुछ निकलेगा, मुझे पूरा यकीन है, मेरा कोई उससे झगड़ा तो है नहीं, तो डेफिनेटली जरूर इंडस्ट्री काम। में चर्चा चलती है कि आप दोनों के बीच में कुछ खराबी है, कुछ तनाव है, ऐसा कुछ? पता नहीं ये क्यों गलत है कि चलती सही है, है? मुझे समझ में नहीं आती क्यों चलती है। आप दोनों मिलके एक रील बनाओ और सेल्फी डालो फिर एक, हाँ अब यही करना पड़ेगा, जिससे लोगों को लगे कि हाँ इन लोगों का नहीं आप पैचअप हो कभी गया। भी पूछो कपिल से, वो हाँ। उसका वो हमेशा मुझे बहुत रिगार्ड करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। और गाना सुनाई दीजिए, आपने किया है तो। यार मैंने आपको बताया ना मैं कोरियोग्राफर हूँ, डांसर हूँ, तो मतलब गा मुझे तो सकती गाना है, इतना नहीं मैम गा दी, मैम अगर याद है तो। इनको गा सकता है? मैं नहीं गाना चाहती, मैं चाहती हूँ ऑडियंस में मेरी अच्छी इमेज बनी रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक यू।